बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ग्लोबल टॉक विद बैरिस्टर शाज़िया अंजम। नाजरीन, जब हम बात करते हैं कश्मीरियों के राइट्स की, तो कश्मीरियों के अंदर होने वाले मजालम इंडियन ऑक्युपाइड फोर्सेस की तरफ से उन पे जो ढाए जाने वाले मजालम हैं, वो क्या ह्यूमन राइट्स की ब्रीचेस हैं या इंटरनेशनल क्राइम्स हैं या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। पिछले 1 साल से ओवर 1 ईयर कश्मीर जिस तरह से पिस रहे हैं, उनकी औरतों पे मजालम ढाए जा रहे हैं, उनके नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, एजुकेशनल राइट से महरूम किया जा रहा है, और इलेक्टोरियल जो उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें भी उनके बिल्कुल शख्सियत को मस्ख किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की पास होने वाली रेजोल्यूशन के तहत उनके जो राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, उसको भी उन राइट्स की भी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे खामोश बिल्कुल नहीं बैठेगी। ह्यूमन राइट्स का प्रचार करने वाले ममालिक बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की ब्रीचेस और वायलेशन के खिलाफ हैं। किसी सूरत भी इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी ह्यूमन राइट्स की जो सख्त किस्म की ब्रीचेस हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जब भी आप तारीख उठाकर देख लें, हिस्ट्री में देख लें, किसी भी कौम को आप मजालम, बर्बरियत और कत्ल साजी से कभी भी नहीं दबा सकते। कौमें अपने राइट्स को रिकॉग्नाइज करवाती हैं, बट इट टेक सम टाइम। इसी तरह से ही वो लोग जो उनकी हमायत में हैं, वो लोग जो थोड़ी सी भी इंसानियत रखते हैं, और वो गवर्नमेंट्स, वो हुकूमतें इंटरनेशनल लेवल पे वो भी खामोश नहीं बैठेंगी। कश्मीरियों को उनका राइट मिल के रहेगा। लेकिन देखना यह है कि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और कश्मीरियों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इस दुनिया में जो उनको प्रोटेक्शन दे सकता है। इस पे बात करने के लिए हमें आज जिन्होंने ज्वाइन किया है, हिज एक्सीलेंसी, उनका ताल्लुक बहुत ही हाई प्रोफाइल प्लेटफॉर्म से रहा है। नॉट ओनली वो लीगल फोरम के कश्मीर के चेयरमैन हैं, बट फॉर्मर चेयरमैन है नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, योगोस्लाविया ट्राइब्यूनल के वो जज रहे हैं फॉर 3 इयर्स। पाकिस्तान में भी उनको डिस्ट्रिक्ट जज होने का एजाज हासिल रहा है 1977 में, और चीफ जस्टिस ऑफ गैम्बिया रहे हैं। गैम्बिया स्टेट में चीफ जस्टिस रहना कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह से ही इंटरनेशनल जज हैं, वो इंटरनेशनल जज है हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान साहब, उनको हम वेलकम करते हैं, और उनके नॉलेज से, उनकी वसातत से हम कोशिश करेंगे कि आप सब तक कश्मीरियों के राइट्स के बारे में अवेयरनेस दी जाए। जी जस्टिस नवाज चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है मुझे इस शो में आने का। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। थैंक यू सो मच। Well, thank you very much, Barrister Saiba. I'm very grateful. It's my pleasure being here. Question ये है कि जो कश्मीर इशू है वो over 70 years. It's a saga. इतनी है वहाँ कि nobody is feeling ashamed. मैंने अपने तीन चार आर्टिकल जो भी लिखे थे, जिसमें लिखा कि हिंदौता का वो इसे अपने अंदर सक करना चाहते हैं कश्मीर को। और शेख अब्दुल्ला जो उनके बहुत ही करीबी हो गए थे, बाद में वो पछताए भी, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये बाद में ये कहा किन के करीबी हो गए थे, कर आप लेंगे इसको कश्मीर को भी विद इन काइंडली। लेकिन जी किन के करीब हो गए थे शेख अब्दुल्ला? क्वेश्चन ये जी जज साहब, आई थिंक आपके कोई वॉइस साउंड का कोई आई थिंक इशू आ रहा है, उसको जी नाजरीन, हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान साहब मौजूद हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आई थिंक उनकी आवाज़ में भी कोई इशू आ रहा है। हम कोशिश करते हैं दोबारा उनके साथ ज्वाइन होने के लिए। और जी जज साहब, आप
जी जज साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, चलो हम जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर तक कोशिश करते हैं हम दोबारा आपके साथ बात करेंगे इस पॉइंट्स पे, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स जो हैं, वो हमें जज साहब से सुनने को मिलेंगे, जो आम रूटीन में हमें गूगल पे वो चीज़ें नहीं मिल सकती, जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज एक प्रैक्टिकल शख्सियत के पास है, जिन्होंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे, बहुत सारी कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल पे काम किया है। अभी ऑनलाइन दोबारा हम कोशिश करते हैं कि हम जज साहब को दोबारा ऑनलाइन लें और उस सिलसिले में आपसे बात करेंगे। इन द मीन टाइम आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी अपने कमेंट्स कर सकते हैं, हमें जॉइन कर सकते हैं और कोशिश करें अपने पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव किस्म के कमेंट्स से दूसरों को अवेयरनेस दें, ताकि हम आपके कमेंट्स को लाइव अपने शो में शामिल कर सकें और लाइव उनके आंसर कर सकें, और जो कि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। जस्ट मेक श्योर कि नेगेटिव जो एक जस्ट क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म होती है, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं, बल्कि पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव किस्म के आर्गुमेंट्स, जिसमें हम इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को अपने साथ मिला के एक आवाज़ बन के कश्मीरियों की हम आवाज़ बन सकें। कश्मीरियों को इस वक्त एक ऐसे शख्स की, ऐसे फ़र्द की ज़रूरत है जो वो जिनके सहारे से वो आगे बढ़ के अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि एक मुनासिब राइट प्लेटफॉर्म से ही ये इसको काबिले अमल बनाया जा सकता है, क्योंकि जब तक कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, कश्मीरी बेबस रहेंगे और वो स्ट्रगल करते रहेंगे। तो इस वक्त हमें दोबारा जज साहब ने ज्वाइन किया है, देखते हैं अभी हम उनसे बात कर सकते हैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैडम, आ रही है मुझे आवाज। जी जी गुजारिश ये जी है सर, कि बताइएगा, आप बात कर रहे थे जी। जी, पहली गुजारिश तो ये है कि कश्मीरियों के साथ बिट्रेयल हुआ है। बिट्रेयल उनके हम्म साथ ब्रिटिश ने भी किया है, नेहरू ने भी किया है। नेहरू के अपने मकासद थे, और उसके बाद उनके अपनी लीडरशिप ने भी किया है, क्योंकि जब वक्त था पाकिस्तान के साथ क्लियर कट एक्सेशन का, तो उन्होंने उसमें लहतोलाल की। हालांकि जो उनका हिंदू प्राइम मिनिस्टर था वहां, मिस्टर काक, उसने कहा नहीं, जो प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन है उसमें यह है कि मेजॉरिटी एरिया जहां मुसलमान रहते हैं दे विल एक्सीड टू पाकिस्तान। तो वो उन्होंने हैदराबाद और बाकी जगह तो कर लिया, लेकिन यहाँ उन्होंने और इसी तरह हमारे यहाँ जो हमारी बाउंड्री कमीशन में भेजा रेड क्लिफ को, उसने सरियन बेईमानी की, और उसके अपने सेक्रेटरी ने ये बात एक्नॉलेज की अपनी किताब में कि हम्म माउंटबेटन उसके ऊपर किस कदर हावी थे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है हम्म कि इतना जुल्म हो रहा है, इसका सदेबाब क्या करना चाहिए? सदेबाब जो जी इसका करना चाहिए वो उसमें कई एवेन्यूज हमारे पास मौजूद हैं। एक बात तो ये हम्म है कि मैं समझता हूँ कि इस सारी स्ट्रगल को एक तरफ फोकस नहीं किया गया, और उस फर्वर और उस पैशन के साथ इसे आगे बढ़ाया नहीं गया। हमारे यहाँ भी जो कमेटी थी, वो इतनी इसकी कश्मीर कमेटी, वो भी डॉर्मेंट रही, और फिर हमारे यहाँ लड़ाइयाँ हो गई, वॉर हो गए, ताशकंद हो गया, वगैरह वगैरह, तो चीजें सर्कल्स में घूमने लगी। अब क्योंकि हम्म देख लें हालात, उन्होंने इसका जो स्पेशल स्टेटस है 370 कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन, उन्होंने उसको खत्म करके इसको अपने अंदर कर लिया है एज जी एज अ पार्ट ऑफ द यूनियन, और लद्दाख को भी कर लिया है। अच्छा, अब ये उनका जो एक्ट है, ये डोमेस्टिक एक्ट नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम्म में उसका स्पेशल स्टेटस इसलिए था कि कश्मीर वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड अप टू हम्म दिस टाइम उन्होंने 370 और उसको खत्म करके उसको अनेक्स किया है। ये तो जारहाना कार्रवाई है, क्योंकि उनके हम्म फोर्सेस वहां 9 लाख पड़े हुए हैं, और सिर पे बंदूक रख के कश्मीरियों के खुद ही बैठ के इसे इंटरनल डिस्प्यूट समझ रहे हैं। इट इज नॉट एन इंटरनल डिस्प्यूट, इट इज एन एक्सटर्नल, हाँ, इट्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अच्छा, अब हम्म क्योंकि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, तो वहां जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे हम इंटरनेशनल लॉ के तहत कहेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। और हम्म इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में जो कुछ भी वो जुल्म सितम कर रहे हैं,
वो सारे वॉर क्राइम्स में आते हैं। अब ओके। देखिए, पहले पहले कुछ मुद्दत 1995 से पहले कहते सर, होते एक थे लोग छोटी-सी कि बात जो आप ये बता सकते हैं, यहाँ पर आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट हाइलाइट किया कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में आता है, इंटरनेशनल कानून की ये खिलाफ वर्जी है, वॉर क्राइम में आता है। तो आप चूँकि इंटरनेशनल जज भी रहे हैं, आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं हाइलाइट कर सकता पाकिस्तान के अंदर। आप थोड़ा ये काइंडली बताना चाहेंगे कि अगर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका कौन-सा ऐसा कानून है जो ग्राउंड्स बन सकता है और कौन सा राइट प्लेटफॉर्म है जहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जा सके और टाइम लिमिट कितनी हो सकती है, ये काइंडली अगर आप इस पे थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। देखिए, अ, ये कुछ चीजें गंभीर हो गई हैं 65 हम्म। वॉर के बाद, 71 वॉर के बाद। इसको उन्होंने कहा कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ ये रिजॉल्व किए जाएंगे। उस वक्त की हम्म। गवर्नमेंट को ये चीज नहीं माननी चाहिए थी, लेकिन आज जबकि उन्होंने उसको हटा ही दिया है उस हम्म। स्पेशल स्टेटस से, तो हम्म। शिमला एग्रीमेंट और जो ताशकंद एग्रीमेंट्स हैं, उनकी अफादियत खत्म हो गई है, क्योंकि अब वो बाईपास हो गए हैं, आगे चले गए। अच्छा, अब यस। देखिए, 1995 से पहले तो इंटरनेशनल लॉ जो था वो ये था कि अगर आपके यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या सिविल वॉर है, तो उसमें इसे वॉर वॉर क्राइम नहीं किया जाएगा। लेकिन टेडिक, हम्म। जो फेमस केस है टेडिक का 1995 में, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इंटरनल जो है कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसमें भी जो कम्बेटेंट्स हैं, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में लड़ रहे हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, और वो हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, यानी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है जहाँ के वो अट्रॉसिटीज कमिट कर रहे हों। यानी इंटरनेशनल लॉ के सामने सीधा सादी बात है कि इंडिया जो है वो लेकिन सर, तमाम मकबूजा जुर्म कश्मीर जो के अंदर तो कोई स्टेट नजर नहीं आ रही कि मकबूजा कश्मीर की स्टेट हम किसको बनाएंगे? इंडिया इंडिया का तो ये कभी पार्ट इंडिया रहा ही नहीं है। नहीं नहीं, तो अर्ज है कौन कि स्टेट बनेगी मैडम, मकबूजा कश्मीर मैं के तहत? मैं 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 अर्ज करूंगा जी। कि वो इंडिया उसका गासिब है, वो काबिज है, तो इस रेफरेंस के तहत इंडिया विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इंडिया के डिफेक्टो जो वहाँ रूल कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। तो लिहाजा, और जी। उसके जो 9 लाख लोग हैं, फौजी हैं, वो वहाँ जुल्म ढा रहे हैं, तो इंडिया विल बी रिस्पॉन्सिबल। एंड आई मस्ट से कि हम सर। तकड़े अगर हैं तो हम जी। इंडिया के हर उस बशर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है जो ऑर्डर दे रहा है, या कमांडर इन चीफ है, या हर वो सोल्जर है जो कि ये एट्रॉसिटीज कमिट कर रहा है। क्योंकि न्यूरमबर्ग ट्रायल के बाद ये हो गया था कि वो अपने आप को एक छोटा ऑफिसर इसलिए मुबर्रा नहीं कर सकता कि मुझे एक कमांड था। तो जो हम्म। आदमी वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं, हर कोई रिस्पॉन्सिबल हम्म। है। अब बात यह है कि हो करें क्या। इंडिया का जी। इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और दूसरा सर, उसके एक बहुत बाद इंपॉर्टेंट था कि पार्टी कौन बन सकती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंडिया पे आएगी, लेकिन अप्लीकेंट कौन सी स्टेट बन सकती है? क्योंकि आजाद कश्मीर इटसेल्फ एप्लीकेंट, पाकिस्तान का हिस्सा है। देखिए, उसमें अब गैम्बिया के जो हम्म। फॉरेन मिनिस्टर थे वो लेके गए फिलिपी उसके खिलाफ, बर्मा के खिलाफ, और कामयाब हुए, हम्म। क्योंकि ह्यूमन राइट हम्म। वायलेशन लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी ये देखे कि ठीक है, कुछ चीज़ें जो तनाज़े थे ताशकंद में और ये, उसमें चीज़ों ने कुछ रुख बदला, लेकिन हमें किसी, या तो किसी स्टेट को करना चाहिए रिक्वेस्ट कि वो जाएं। अगर कोई स्टेट नहीं जाती, अगर पाकिस्तान नहीं जाता, कोई स्टेट लाइक मलेशिया या टर्की, जो ये 2 स्टेट्स हैं, ये जा सकती नहीं, हैं। नियरेस्ट उन्होंने नेबर्स खुल जो के, है वो तो पाकिस्तान है ना सर। वो अब अगर हम देखा जाए नहीं, कि नेबल इंटरेस्टेड नेबल पार्टी तो पाकिस्तान, नहीं 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 इंटरेस्टेड मैडम, पार्टी ये पाकिस्तान बन सकती है, क्योंकि आजाद कश्मीर जो एक हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर है। सबसे जो आला पार्टी है वो पाकिस्तान है। लेकिन जी। अगर पाकिस्तान नहीं जाता इंटरनेशनल कोर्ट में किसी वजह से, तो उस सूरत में कोई मुल्क भी जा सकता है, क्योंकि गैम्बिया कहाँ और बर्मा कहाँ वो गए और वो जीत के आए ह्यूमन राइट्स के लिए। राइट। लेकिन एक और जो जी, एक मेरी और जो अर्ज है, जो मेरी अपनी जो है रिसर्च के बाद है, वो ये है कि हम्म। एक और, इज इट ऑल राइट,
एक और जी नॉर्म जी है, आवाज आ रही है आपको? जी, जी, बिल्कुल आवाज आ आपकी रही है आवाज आ मैडम? रही, हाँ जी। अच्छा, जी जी, ए, आवाज आ ए, रही सर एक आपकी। मैडम एक मैडम नॉर्म है जो कि कुछ पिछले सालों में यूनाइटेड नेशन ने डेवलप किया है। वो नॉर्म है कि रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन, रिस्पेक्ट टू हम्म प्रोटेक्शन। अब ये जो हम्म नॉर्म है, इसके नीचे कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट जाए, कोई ग्रुप जा सकता है, कोई हम्म लोग जो इंटरेस्टेड हो, कोई उनके रिश्तेदार जा सकते हैं, कोई भी जाके ये कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें हम्म प्रोटेक्शन की जरूरत है अंडर द यूनाइटेड नेशंस। तो मैं इसके ऊपर भी हम्म। काम कर रहा हूँ। अब तो बात कहाँ यह पर है जा कि सकते हैं? आपकी मुराद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाया जा नहीं, सकता है, या ये ह्यूमन राइट्स नहीं कोर्ट नहीं के अंदर ये ये केस लेकर जाया ये जाएगा? ये जी मैडम, ये जाएगा जेनीवा में। हम हम मूव करेंगे यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क, और वहां से और मूव करेंगे टू द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन जेनीवा, कि वो इसका कॉग्निजेंस ले। दूसरा, हम ये कह सकते हैं सिक्योरिटी सर काउंसिल मेरे को, यहाँ लेकिन पर, मुझे पता नहीं। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा ये चीज हम्म, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मेरी मुराद ये है कि जिस तरह से आपने वॉर क्राइम के बारे में बात की, और वॉर क्राइम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। इज दैट राइट? नहीं नहीं, नहीं, नो, बिकॉज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक सिविल कोर्ट है, इट्स नॉट अ हम्म क्रिमिनल कोर्ट। लेकिन आपको हम्म पता ना कि जो टोक्यो स्टैट्यूट है, उसमें फिर हम्म। इंटरनेशनल आईसीसी बनाया गया, विच इज द जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अच्छा, अब उस जी जी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ना इंडिया मेंबर है, ना पाकिस्तान मेंबर है। अच्छा, और देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, अब उसे ओवरऑल कर रहा है बाय सेइंग कि हम उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। हमें क्यों अफगानिस्तान में जो हमने क्राइम्स कमिट किए हैं, उसके ऊपर क्यों हमसे पूछ पूछ कर रहे हैं। तो मतलब हाँ ये है कि जो ताकत है वो सिक्योरिटी काउंसिल को है, और जो हम्म। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी ताकत है इम्प्लीमेंट करने की किसी चीज को, दैट इज विद द सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, और क्रिमिनल एक ट्रिब्यूनल बनाना, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, अगर वो हम जी, उस मैं यही नॉर्म के क्वेश्चन तहत करने ना। लगी थी। आप योगोस्लाविया के भी जज रहे हैं, और योगोस्लाविया ट्राइब्यूनल एक बनाया गया केसेस को, इसी तरह के जो इंटरनेशनल क्राइम के केसेस थे, वॉर क्राइम, उस तरह के ट्राइब्यूनल्स बने माजी में। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से जो ट्राइब्यूनल सिक्योरिटी काउंसिल इस तरह से कोई डायरेक्शंस दे सकती है, या आप इसको डायरेक्शंस को ले सकते हैं ताकि इस तरह के किसी ट्राइब्यूनल का बिल्कुल, इनकाद करवाया जा सके? अगर ये सियासत की जी नजर ना हो, तो कश्मीर जी में जी। जो कुछ हुआ है, वो इट्स अ क्लियर कट केस कि वो उसकी कॉग्निजेंस वो लें और उनके आगे हम्म एजिटेट किया जाए। और जिन लोगों को हम्म। लोकस स्टैंड आई है एजिटेट करने का, जिसमें ग्रुप ऑफ जी कश्मीरीज भी हो सकते हैं फ्रॉम कश्मीर, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, बिकॉज हम कहते हैं हमेशा कि पाकिस्तान का हिस्सा है वो, और इंडिपेंडेंस का जो बेसिकली डॉक्ट्रिन था वो यही था कि मेजॉरिटी जहाँ मुसलमान है वो आएंगे पाकिस्तान के साथ। अब लेकिन सर अगर बात कश्मीरियों की बात करें, आपने कहा जी ग्रुप ऑफ कश्मीरी भी हो सकते हैं, आपको बखूबी इस चीज़ का इल्म है कि वहाँ पे जो कश्मीरी लीडर्स हैं, चौधरी यासीन हैं, इसी तरह से ही जो भी कश्मीरी लीडर्स हैं या ग्रुप हैं, उनको तो उस काबल बनने ही नहीं दिया जा रहा कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोई कनेक्शन रख सके। तो दूसरी ऑप्शंस क्या हाँ, हो सकती हैं? ये मैडम, ये सितम जरीफी है, जी क्योंकि कश्मीरी बेसिकली तो बहुत लायक लोग हैं, और सामने हम्म जुल्म हो रहा है, जैसे आप लैटिन में कहते हैं रेस इप्सा लोकेटिया। अब क्वेश्चन ये है हम्म। कि इस सारी चीज को स्टडी करके हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे हम जी कुछ लोग बैठ के कम रिसोर्सेज के साथ भी, यानी इंटेलेक्चुअली उस चीज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि ऐसी चीज तो नहीं है कि कि भाई जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी नहीं है। रेमेडी हम ढूंढ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जितने भी डिस्फोरिया के या बाकी जगह के लोग हैं, उनका काम है कि वो हमारी तरफ कान धरें, और हम मिल के हम्म बैठ के कंसेंसस के साथ जो है हम्म। वो एवेन्यू सारे ढूंढें। एक और एवेन्यू मैडम जो है वो ये है कि जी इंटरनेशनल, ये जो है ना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये जी अंडर द पेरिस प्रिंसिपल्स,
ये हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडीज और वो हम्म। स्टेट इन्हें कायम करती है, लेकिन दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट जहाँ ह्यूमन राइट का ताल्लुक होता है। अब दुनिया जी। सारी में 160 वो नेशनल कमीशंस हैं। पाकिस्तान में नेशनल हम्म। कमीशन बना, बड़ी अच्छा हुआ, लेकिन इसको आगे हम्म। इन्होंने फिर जो है बढ़ाया नहीं। और जो हमारी मिनिस्ट्री भी है उसने खास इसकी इसकी तरफ वो दिलचस्पी नहीं ली जो कि लेनी चाहिए तो थी, सर इस क्योंकि वक्त जो मैंने भी बार ह्यूमन बार राइट्स की देखा है। मिनिस्ट्री है पाकिस्तान, आप समझते हैं कि वो इफेक्टिव रोल अदा कर रहे हैं ये कश्मीर इशू को लेकर? कौन कौन से नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म से उन्होंने रजू वो किया उनके है? आपके साथ क्या कोऑर्डिनेशन है उनकी? मैडम उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जहाँ कहीं भी है उसकी इतनी अकल नहीं होती कि वो पैशन और अर्ज के साथ राइट्स के इशू को लेके जाए। दुनिया की जितनी मूवमेंट्स आप देख लें, वो आप देखेंगे कि वो गरीब गुरबा और वो आदमी जिसमें पैशन है वही उसे लेके आगे जाता है। हम्म। ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसका तो काम है टेक द सैलरीज, डू दिस, और उसको लेकिन सर दे गवर्नमेंट आर को पार्ट ऑफ मुतमिन करना। गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या वो अपनी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री से इस तरह के काम या डायरेक्शंस नहीं करवा सकते? जिस कोऑर्डिनेशन के जरिए आपने बात की कि जो भी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमीशन है, अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाए, वहां पर जाके ब्रीचेस को हाईलाइट करे कि उनकी यूएन की रेजोल्यूशन जो ऑलरेडी पास हुई थी वो ब्रीच हुई है, वो भी इंटरेस्टेड पार्टी बन सकते हैं अगर थोड़ा नहीं उनको देखें, जाके यूएन की कोऑर्डिनेशन की जाए। जी। मैडम एक रेजोल्यूशन नहीं हुई, कई रेजोल्यूशंस हुई हैं। अच्छा, जी। और देखें अगर हरारी के कत्ल में सिक्योरिटी काउंसिल लेबनान में एक ट्रिब्यूनल बना सकता है, तो फिर इतने कत्ल हो रहे हैं कश्मीरीज, वहां क्यों नहीं बना हम्म। सकते? इसका ये सारा मसला अब है असर रसूख का या आवाज बुलंद करने का। लॉबिंग अगर करने का। असर तो सर रसूख, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये भी पैदा होता है, चूंकि अभी आप उस पर जब बात कर ही रहे हैं कि लबनान में ट्राइब्यूनल्स बनाए गए या यूगोस्लाविया में पहले ट्राइब्यूनल्स बनाए गए या ऑलरेडी एग्जांपल जो कायम की गई है पहले, कि जिसमें ट्रायल किया गया, वॉर क्राइम का ट्रायल किया गया, उसको क्रिमिनलिटी में लेकर आया गया, नॉट ओनली ऑन द सिविल साइड बट ओनली ऑल्सो टुवर्ड्स क्रिमिनल साइड। जब ये सारा काम किया गया और अब अगर यूनाइटेड नेशन कश्मीर के इशू को लेकर अगर सीरियस संजीदा नहीं होती है और इस तरह के कोई ट्रायल नहीं किए जाते, डायरेक्शंस नहीं दी जाती, इंडियन ऑक्युपाइड फोर्सेस को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, तो उसका क्या हल है आपकी नजर में? उठा के ना रख, टेलीफोन। देखें जी सर। ये सारी बात जो है ये असर रसूख अगर की वो है। नहीं करते ये तो उसका हल क्या हो ये सकता है इंटरनेशनल लेवल पे? आप उसका कोई उसका उसकी सजेशन दे सकते हैं? जी जी मैडम, हम यहाँ उसके ऊपर जी। काम कर रहे हैं कि हम जी। लेके इस इशू को बचा बचू के हम्म। उस जरूरत को कि स्टेट ही सिर्फ ले जा सकती है आईसीजे में, हम इसको बचा बचू के हम देख रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। अब सारी बातें हम जी। अभी नहीं डिस्क्लोज करेंगे। हम हम्म। अगर 10-15 दिन के बाद जब हम अपने ये लॉन्च करेंगे तो बात करेंगे। दूसरी बात ये है जी। कि अभी हमें पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करना है। सबसे पहले जो जी। पब्लिक, मैंने बताया आपको कि 160 बॉडीज हैं, जो जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस कहते हैं वर्ल्ड में। दैट इज अ जी। जी। बिग कंस्टिट्यूएंसी एंड अ बिग सोर्स। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उसको अपने गवर्नमेंट को कहूं या हम खुद ये चीज एजिटेट करें, ताकि जब तक ये आवाज नहीं उठेगी, जब तक के अवेयरनेस और एडवोकेसी स्ट्रांग नहीं होगी, तो कहाँ कर सकते हैं हम? बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इंडिया जो है दे आर आउट टू कमिट atrocities, they are out, they want Kashmir to be a part of India, against all norms, against all jurisprudence, against all just principles, against the principle of partition and commitments made by Pandit Jawaharlal Nehru in various speeches, India में various speeches. हम्म। तो और कमिटमेंट, अच्छा, वी आर ग्रेटफुल टू दी ये जो गवर्नमेंट है ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उसमें द प्राइम हम्म। मिनिस्टर हैज सेड एंड आई हर्ड यस वी जी। स्टैंड बाय आवर, आई मीन दे ऑल आर सेइंग दैट। और कश्मीरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं लंदन में,
तो अब हम बर्तानिया ये में है कि बहुत बैठ बिल्कुल आप के ठीक कह रहे हैं। कश्मीरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लॉबिंग भी बहुत इफ़ेक्टिवली हो सकती है। और जिस तरह से पहले प्रोग्राम में मैंने बात की कि वो लोग जो ह्यूमन राइट्स के प्रचार है, उसमें बर्तानिया भी आ जाता है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी भी नहीं चाहेगी कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के ब्रीचेस हो और ये कम्युनिटीज़ खामोश बैठी रहें। अब बात वही है जो आपने की है कि हमारे अपने घर के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। हमारे जो पहले लीडर्स रहे हैं, उनसे कुछ ऐसे वीक डिसीजन भी हुए हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे इसको स्ट्रांगली आगे नहीं लेकर जाया गया। तो अभी जो गवर्नमेंट है वो तो अगर इतनी एम्बिशियस है और इतनी एम्बिशियस नजर आ रही है इस इशू को लेकर, तो क्या आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट के होते हुए कोई इसका कोई ऐसा हल निकल सकता है कि जिसमें ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसका भी हल निकाला जा सके? क्योंकि ह्यूमन राइट्स की ब्रीचेस तो एक्सेप्टेड हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, इंडियन स्टेट कभी भी कश्मीरियों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो उस कब्जा कर भी ले तो कभी भी वो कश्मीरियों को पनपने नहीं देगी। उस सिलसिले में अब उनका जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक राइट था कि जिसके तहत वो चूज करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या कौन सी स्टेट के साथ रहना चाहते हैं। मोस्टली कश्मीरीज जो हैं वो पाकिस्तान की फेवर में नजर आते हैं ओकेशनली। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान का अपना भी उसमें इंटरेस्ट है, जिसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी कहते हैं। तो इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स जो गवर्नमेंट का विंग है वो इतना सीरियस नहीं है, तो कौन सीरियस करेगा गवर्नमेंट को इस इशू पे? मेरा पर्सनल ख्याल है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बड़ी यानी कोशिश है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और उनकी मौजूदगी में किया जाए। अब सवाल जी। ये है कि जो लोग प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं और जो हम्म। प्राइम मिनिस्टर साहब के कान जिनको अवेलेबल हैं, उन वो हम्म। प्राइम मिनिस्टर को क्या मेथोडोलॉजी बता रहे हैं कि वो नो। पाकिस्तान कौन सी नई पॉलिसी अडॉप्ट करे, फॉरेन पॉलिसी और हम्म। अदरवाइज, कि इसको री एजिटेट किया जाए। पाकिस्तान में जी। हमारे जैसे लोग मौजूद हैं, बेलॉस, हम्म। एक्सपीरियंस्ड, इंटरनेशनली जी। नोन, जो ये काम कर सकते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। और हम्म। हमें लेकिन हम आवाज उठा रहे हैं। मैं कश्मीर के ऊपर कई लेटर लिख चुका हूँ। मेरे आर्टिकल आप जी। इसमें इस्लामाबाद पोस्ट में पढ़े नहीं तो मैं अभी भेज देता हूँ आपको। तो हमने हाँ जी। इसको इसको पब्लिक लेवल पे उठाया जाए, लेकिन एक लीगल इशू हम ले जा रहे हैं इसको। ये एक लीगल इशू बना के आगे पेश किया जाए और जो फॉरेन ऑफिस हमारा है वो हेल्पफुल हो कि हमारी आवाज जो है वो दुनिया के हर कोने में पहुंचे। जब हम दुनिया के सब कोने में ये पहुंचाएंगे, पब्लिक ओपिनियन अभी डेवलप हुआ है और फर्दर डेवलप हम्म। होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स पर्टिकुलरली और मिनिस्ट्रीज जो हैं, उनको स्किल्स डेवलप करने होंगे या हम्म। उन लोगों को एंगेज करना होगा जिनके स्किल्स हैं कि वो इस इशू को, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया है, और मुझे ये यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब कमिट किया है तो वो करेंगे, लेकिन उनको कोई प्रॉपरली ब्रीफिंग दे कि अब नया हम हम्म। क्या चीज करेंगे। महज सड़क का नाम बदल देने से, मैं जी। उसको श्रीनगर रोड रखने थे फलाना, ये काफी नहीं हम्म। है चीजें। इसको बहुत बहुत ज्यादा। और स्ट्रांगली फिर हाईलाइट करना पड़ेगा नेशनली और इंटरनेशनली मीडिया पे। सर, एक बात हाँ, जो बट आपने की थी वो मैडम, बहुत ही। जी। सॉरी सॉरी फॉर जी। जी, इंटरप्शन। बताइएगा। यू हम्म। नीड यू नीड द राइट काइंड ऑफ पीपल। वो लोग हम्म। नहीं जिनमें जिसको वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब 10 साल कमेटी रही है कश्मीर की, 12 साल उसका वेस्टेड इंटरेस्ट था। उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने कोई काम नहीं किया मैडम। गए आउटपुट भी नहीं है, नहीं है रिजल्ट कश्मीर कोई इशू, नहीं है। हम्म। नहीं है। और अभी भी उसी स्लैकनेस और इंडोलेंस के साथ हो रही हैं चीजें। इस तरह तो नहीं हम्म। होती चीजें। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है जी, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को मौका देना चाहिए था इनको कि वो आगे इस चीज को बढ़ाए। लेकिन कोई मेरा ऐसे ख्याल है प्राइम विजिट्स मिनिस्टर को नेशनल थोड़ा सा कमीशन ह्यूमन राइट्स की तरफ से, सर, कोई इस तरह से इनवाइट किया गया है उनको, या कोई डेलीगेशन उनकी तरफ भेजा नहीं गया नहीं है जिस कोई प्लेटफॉर्म की आप मैंने बात कर रहे हैं? मैंने खुद मिनिस्टर साहबा से भी बात की है और हम्म। मेरे मजमून आए हैं। और वो एक मेरा मजमून जिसमें मैंने कहा था कि जो नॉर्म जिसका जिक्र मैंने किया है उसके ऊपर हम जद्दोजहद करें, उसके ऊपर अब वर्क कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। लेकिन उनको पता जी। होना चाहिए था कि नॉर्म्स हैं। अच्छा, अब इसी तरह हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पहले थे,
आई हैव ग्रेट होप इन मुनीर अकरम, अगर उनको हम्म। ब्रीफिंग प्रॉपर दी जाए। लेकिन जो पहले थी वो उन्होंने कोई काम नहीं किया कश्मीर के लिए। अभी वी सर रीड आप हर। अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि चूंकि आप का एक्सपोजर इंटरनेशनली आपका एक्सपोजर रहा है, आप गैम्बिया के चीफ जस्टिस रहे हैं, योगोस्लाविया के जज रहे हैं फॉर 3 इयर्स, और वो वही ट्राइब्यूनल उसी तरह की प्रोसीडिंग्स होती है जिस तरह से हम कश्मीर के इशू की बात कर रहे हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज होती हैं उन ग्राउंड्स में। इसके अलावा आप इंटरनेशनल जज रहे हैं हेग कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस सिलसिले में आपके साथ कितनी कोऑर्डिनेशन है, आपको कितना उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, आपकी एक्सपर्टीज को किस हद तक अपनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप? जी मैडम, मैंने ये जो गलभूषण केस भी था उसमें जी। मेरे 10 इंटरव्यूज हुए, तो मैंने जो नतीजा बताया वही हुआ। लेकिन उन्होंने ठीक। खर्च करने थे पैसे और भिजवाना था खामखा, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात यह है हम्म। कि उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पब्लिक रिकॉग्नाइज करती है। अब देखिए, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की वजह से ही इस लेवल पे गए। मैं 4 साल तक उसका भी रहा हूँ, यूनेस्को का भी वो चेयरपर्सन, और पाकिस्तानी जुडिशरी में, सुपीरियर जुडिशरी में कई साल जज रहा हूँ। वो मेरे हम्म। जो जजमेंट्स हैं वो आज भी कोर्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी मसले पे हों। अब मसला हम्म। ये है कि उनको समझ होनी चाहिए कि ऐसे लोग अवेलेबल हैं, हमारे जैसे और भी हैं, अवेलेबल हैं, हम्म। इनको इकट्ठा करके। अब देखिए, आज़ाद कश्मीर से गिलानी साहब हैं, उसके बाद वो हम्म। गिलानी साहब जो उनके रिश्तेदार हैं, ये जो कश्मीर वाले जिलानी साहब, और जो हर जी। वक्त उनको तड़प पाकिस्तान की रहती है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन बात तो ये है कि ये एक मूवमेंट होना चाहिए ना, ऑन द पब्लिक लेवल। अगर आपने किसी, अभी इन्होंने जो कमेटी का चेयरमैन वगैरह भी बनाया, बाकी लोग, उनको मदद देनी चाहिए इंटेलेक्चुअली कि वो कहाँ जाए। इंटरनेशनल लॉ हर एक के बस की बात नहीं है समझना, हर एक के बस की हम्म। बात नहीं है टेडिक समझना, हर एक के बात हम्म। नहीं है। मुल्टानोविच केस जो है वो समझना, जिसमें कई जनरल्स और कई जो थे उनको सजा हुई है। तो सर ये जो आप टेडेक्स के केस लो का हवाला दे रहे हैं, इसका पूरा नाम टेडेक्स ही है, किस तरह से आप ये थोड़ा जी एक्सप्लेन जी करेंगे दूसरे लोगों के लिए? जी 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 मैडम, टेडिक, TADIC, ये ठीक है। 1995 में ICTY का फेमस केस है। तो उसके बाद और कौन से मेल्टोनोविच कंट्रीज है, इसमें इन्वॉल्व थे सर? कंट्रीज ये कौन से इन्वॉल्व थे योगोस्लाविया इसमें? वाले, मैडम जी। योगोस्लाविया, सर्बिया ठीक। और कोसोवो। तो ये इसी तरह डिसीजन आपने मेल्टोनोविच किया है। था या आपके टेन्योर में किसी और नहीं जज की तरफ मेल्टो से हुआ? नहीं मेल्टोनोविच मैंने किया। ठीक। मेल्टोनोविच, जिसमें पांच पांच छह जनरल्स थे, फिर उनके जी। प्रेसिडेंट थे। ये बहुत बड़ा केस था। और देखिए, हम्म। इतने जनरल को ट्राई करना, और फिर हम्म। इनको प्रेसिडेंट को कानून ट्राई की करना, नजर में और तो ये सर सारे ही बराबर हैं, कोई नहीं जनरल है या नहीं कोई पर केस इंडियन प्राइम मिनिस्टर है या कोई उनके जो एग्जीक्यूटिव जो जुडिशरी के जो हेड हैं, सॉरी आर्मी के जो हेड हैं। अभी इस पे एक मैं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्पेसिफिकली मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो आपने पहले बात की थी कि आईसीसी के दोनों मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उसमें क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले सर, चूंकि हम लाइव हैं, बहुत सारे लोग आपको लाइव देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी यहाँ पर ले लिए जाएं और उसके हिसाब से हम आगे चलें। सो अभी हमें जो ज्वाइन किया है मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद याहिया, और इसके अलावा जमान अशरफ हैं, इरशाद गुरमानी एडवोकेट हैं, शाजिया जदून है, PMLN से उनका ताल्लुक है, अब्दुल्ला ढिलोन जट हैं, वसीम साबर और अयूब खान। ये सब लोग कह रहे हैं कि ये मोहम्मद याहिया रहीम है, बर्निंग इशू इस सिलसिले में कह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये लाइव शो देखने का, और हमारे साथ जो इंटरनेशनल लेवल के जज मौजूद हैं, जिनकी एक्सपर्टीज हैं, जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो उनसे हम और भी गुफ्तगू अभी करेंगे, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उस सिलसिले में। तो सर आप पहले तो छोटी सी आप से मैं ये बात पूछना चाहूंगी, थोड़ी सी बाकी लोगों के अवेयरनेस के लिए, कि जब आप गैम्बिया के चीफ जस्टिस रहे हैं तो किस तरह से आपकी सिलेक्शन हुई? आप वहां पर जाके रेजिडेंट थे या पाकिस्तान से आपकी सिलेक्शन हुई? क्या नहीं, तरीकेकार था? ये इंटरनेशनल लेवल पे जी। रिक्वायरमेंट जो है वो
हुई उजागर, तो फिर शॉर्ट लिस्ट में मैं आ गया। और फिर पाकिस्तान से आपने अप्लाई किया उनकी था सर? नहीं, मैंने नहीं अप्लाई किया। उन्होंने हम्म। यानी आपके जो अदारे हैं यूरोप में और जो अदारे जी। हैं कॉमनवेल्थ में, और उन्होंने तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी, और वो फिर मेरा नाम और जो उस था वक्त आप वो पाकिस्तान में शॉर्ट मुकीम लिस्ट। थे सर, या गैम्बिया में मौजूद थे? जी जी, मैं उसी वक्त पाकिस्तान वापस आया, और लेकिन मैं यूनेस्को का को चेयरपर्सन था। तो जी। ये उस वक्त थोड़े तो दिन आप आया, गैम्बिया फिर में मैं कुछ चला अरसा पहले रहे थे, इस पोजीशन से पहले क्या आप गैम्बिया के रेजिडेंट थे गया। या? नहीं, 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 रेज़िडेंट नहीं था कभी भी। और ये मेरी जी। जो सिलेक्शन है, इस पे लोग कहते भी हैं कि जी हम गैम्बियंस नहीं थे, लेकिन हम्म। सेलेक्ट इंटरनेशनली हुआ था, और हम्म। मैंने उसको अपना फ़ख्र समझा, मैं चला गया, और हमने वहाँ हम्म। भी काम किया। वो लोग नाराज़ भी हमारे से वहाँ रहे। वहाँ के जी। प्रेसिडेंट भी थोड़े ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि मैंने हाँ। एडमिरल एक को छोड़ दिया था कू डीटा के केस में, तो दैट वाज नॉट बीइंग हम्म। लाइक्ड। तो हमने अपनी हम्म। इंडिपेंडेंस रखी है। इसी तरह दो और हम्म। मुल्क हैं, उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया है कि आर्बिट्रेशन मैं करूं। तो हम्म। जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं और खुदा के आगे जवाबदेह होते हैं, तो फिर जी। आपके जो वाइब्स हैं वो ट्रेवल करते हैं, और लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, दे वांट यू। इससे बहुत पहले मैं अच्छी बात की है 72 जी। 74 में मैडम, मैं ईस्ट अफ्रीका में भी जज, ईदी ओके। अमीन के ज़माने। हाँ जी, तो तो मतलब सर आप उनके जुडिशियल इंटरनेशनल सिस्टम में। कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज रहे, अभी भी प्रेजेंटली आप जज हैं या प्रीवियस आप नहीं, एक्स जज हैं? नहीं, नहीं, नहीं मैडम, मैं उसके बाद वापस आ गया, गैम्बिया चला गया, और गैम्बिया के बाद मैं जब वापस आया, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुझे हम्म। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन सेलेक्ट हम्म। किया, जो पोस्ट एक जज की है। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उसमें सर हमने, ये और मैं उसमें उसमें पूछना उसमें चाहूंगी। देखिए मैडम, उसमें अब जी। मेरी रिपोर्ट उन माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान ले हुई है इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। इसमें जी। आपके ब्रुनेल यूनिवर्सिटी के डीन हैं मिस्टर जावेद रहमान, वो मेरे साथ हम को ऑथर हैं। उसके बाद लॉर्ड ओके। एटकन हैं हाउस ऑफ लॉर्ड के, हम्म। उनके उनको भी अवेयरनेस है सारी, हम मिलके ये काम करते रहे हैं। तो सर जो बाकी प्रोफेशनल हैं, जो इस वक्त बहुत सारे, एक्चुअली मेरे जो फेसबुक पेज पे मोस्टली लॉयर हैं, एडवोकेट्स हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर वो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए और क्या मिशंस होने चाहिए? देखें, मिशन तो ये होता है ना कि आप इंस्पायर क्या चीज आपको इंस्पायर कर रही है। अच्छा, हम्म। अब लॉ प्रोफेशन जो है उसमें अगर ये कोई सोचे कि उसने शुरू से ही अर्न करना है, तो फिर वो फाइट नहीं कर सकता। अच्छा, जी। फिर अगर वो बेलौस काम करता है, तो हर चीज उसे मिल हम्म। जाती है दुनिया। हम्म। तो बाकी एक जो सो लॉ इम्पोर्टेंट बात प्रोफेशन है। में आपके कहने का मतलब है इंटेग्रिटी, इंस्पिरेशन और यस, मोटिवेशन, यस, दूसरों को हेल्प आउट करना और यस। जस्टिस के लिए हक की आवाज जी, उठाना, ये और बहुत जरूरी है। देखें, हमारे यहाँ बहुत ग्रेट लॉयर्स रहे हैं, जिनका नाम हम्म। आज भी अदब से लिया जाता है, जिसमें हम्म। हमारे मंजूर कादिर थे, फिर इस हम्म। तरह और लोग थे। लेकिन कुछ हमारे लॉयर्स जो थे, वो हमारी जो डिक्टेटर्स थे उनके साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, और हमारा हम्म। जूरिस्प्रूडेंस आगे अच्छी तरह नहीं बढ़ सका। उधर से ही हम्म। फिर लोग जजेस की तरफ बनते हैं। तो बहरहाल अभी भी हमारे जो लॉयर्स बहुत हैं, वो इस मूवमेंट से हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी बेहतरीन हो, इंडिपेंडेंट हो। गवर्नमेंट अगर हम्म। कोई गलत काम करे तो उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। अब जो मूवमेंट हम्म। हुई थी यहाँ मुशर्रफ साहब के, तो अभी जिंदा हैं चीजें। लेकिन क्वेश्चन ये है जी। कि एक कंसर्टेड एफर्ट, फोकस्ड एफर्ट की जरूरत है, मिन हैसुल ये जो जमात है लॉयर्स की। इंडिविजुअल जो हैं, जी। उनको ये देखना है, जैसे कायदे आजम ने फरमाया था, उन्होंने ये देखना है कि दे हम्म। हैव टू वर्क हार्ड। वो हम्म। अपनी जो किटी है वो बनाए पहले, फिर पॉलिटिक्स में हम्म। आए। अब जो हम्म। इसमें पॉलिटिक्स में आते हैं और शोर शराबा करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं।
Intellectually, they टाइम should be वेस्ट very, बहुत very safe. अर्ली 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 स्टेज पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जी। They जितना should. आपके पास नॉलेज है, जैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है, वुकला की किरदार की बात है, उस पे तो अनदर प्रोग्राम कभी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कोई टाइम मिल सका तो Yeah, आपकी एक्सपर्टीज के हवाले से उस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। कमिंग बैक टू कश्मीर इशू, उसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जो इंडिया और पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबर नहीं है, इफ आई एम राइट। सो इस सिलसिले में जब वॉर क्राइम होता है उसमें कोई मेंबर हो ना हो, लेकिन इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल तो होना चाहिए उन पे। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? जी, वो फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है, दैट इज द फोरम, वो क्रिएट करती है इंटरनेशनल ओके। क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। ये जी। इंटरनेशनल लॉ में वो करती है, जैसे हरारी केस में हुआ, जैसे मैडम हम्म, रवांडा में हुआ, जैसे जी जी, रुवांडा में आईसीटी जी। बनी, ठीक हम्म है, आईसीटी बनी, जैसे हम्म न्यूरमबर्ग बना, हम्म, वो जो लाहौर लंदन कॉन्फ्रेंस की वजह से, जैसे जी। वो जो है टोक्यो ट्रिब्यूनल हुआ, जैसे राइट। कंबोडियन ट्रिब्यूनल हुआ। तो कोई कमी नहीं है ट्रिब्यूनल्स की। और तो देखिए सर उनके कितना जितने टाइम लग प्रोसीजर्स जाता है अगर फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी काउंसिल के पास आप जाते हैं या पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने प्लेटफॉर्म से कोई भी डेलीगेशन वहां पर भेजते हैं, और उसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल है या यूनाइटेड नेशन की वो सीरियस होते हैं, तो क्या प्रोसीजर होगा और कितना टाइम लग सकता है इस ट्राइब्यूनल को इनकाद करने में, और वो कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा? मैडम उनको खुद भी सेंसिटिव होना चाहिए। जो उन्होंने ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं वो खुद ब खुद बनाए हैं। न्यूरमबर्ग जो हम्म ट्रिब्यूनल था वो किसी ने कहा तो नहीं उनको बनाए। लंदन में आपके हम्म यहाँ लंदन कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये डिसाइड हम्म। हुआ। जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है वहाँ वो करते हैं, जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता मैडम वो नहीं करते। और लेकिन सर अगर वो ये नहीं मिस करते फॉर्चून। तो इस सिलसिले में जो लूप होल्स, तो ऑलवेज इंटरनेशनल लॉ लूप होल्स कवर करता है, प्लेटफॉर्म्स भी जी हमारे मैडम। पास एक से ज्यादा है। तो फिर आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए अगर फॉर एग्जांपल वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते? नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो देखिए सकती है? मैडम, मैडम एवरीबडी इज सेइंग कि इंटरनेशनल लॉ डेवलपिंग फेज में है। सो क्वेश्चन ये हैं? है कि हमें नए नए एवेन्यूज ढूंढने चाहिए। अभी हम कश्मीर हम्म, के मामले में जो राइट टू प्रोटेक्शन है, ये नॉर्म जी। लेके हम जा सकते हैं तो हम जाएं ना। हम जाएं और हम्म वहां जाके ये नॉर्म एजिटेट करें और देखें क्या रिजल्ट निकलता है। तो सारी चीज एम्पेरिकल है ना। वी हैव टू ट्राई। इसी तरह वो जो कुर्सी है तीन तीन इस वाली लेग्स वाली, जनीवा में पड़ी हुई है जहाँ लोग एजिटेट करते हैं। तो वहाँ जाके अगर हम एजिटेट करें कश्मीर के बारे में कंटिन्यूअसली, तो देखिए एक असर होता है। जरूर, मेरा तो ख्याल है वो हमने इम्पैक्ट छोड़ पड़ता दिया है। है जब मोमेंटम के साथ किसी भी मूवमेंट को आगे लेकर बढ़े, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जरूर सुनती है। क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा काला कानून तो मौजूद नहीं है कि जो जुल्म होता है वो जुल्म करते जाएं और जो मजलूम है वो पिसते जाएं। ऐसा नहीं है, इंसानियत अभी भी बाकी है। लेकिन उसमें मैं आपसे इत्तेफाक करूंगी जो आपने बात की है कि हमें अपने घर से भी मजबूत होना है, इंटरनली हमें अपने ग्रुप्स को भी मजबूत करना है और प्रॉपर लोगों को आगे भेजना है। देखें मैडम, जनीवा में कई दफ़ा गया हूँ और मैंने हम्म देखा है कि अक़वाम, कई मुख्तलिफ अक़वाम के लोग आके वहाँ एजिटेशन करते हैं और हम्म फिर डेलीगेट से मिलते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि जो एडवोकेसी हमारी है वो कई जगहों, कई कॉर्नर्स पे पहुंची ही नहीं। मसलन हम्म लैटिन अमेरिकन के कंट्रीज शायद जाने भी नहीं कि कश्मीर जो है वो, सवाए अर्जेंटीना के, वो हमारी सपोर्ट करता रहा पहले दिन हम्म से। और अर्जेंटीना ने हमारे हक में दिया, कहा था इन दी सिक्योरिटी काउंसिल एंड इन द जनरल असेंबली। लेकिन हम्म अब सवाल ये है कि जब हम एजिटेट करते हैं एक चीज को, तो फिर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो बैठे हुए हैं जनरल असेंबली में, उन तक वो खबर पहुंचती है। तो जी। उनके गवर्नमेंट एक ह्यूमन ह्यूमन राइट इशू को तो अपोज नहीं करेंगे, लेकिन काम तो ये हम्म है कि हम दवाई पहले ले लें। अब दवाई अगर हम्म असर तभी करेगी, पहले हम उसको ले लें। और मेरी हम्म दरख्वास्त है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि वो एक ऐसा ग्रुप बनाए जो कि उसके अपने मफाद ना हो, वो जाए और वो तमाम गलतियां जो हैं कमेटी से हुई हैं, और उसकी हम्म जो जो कमेटी का जो तरीकाकार था उससे हट के, क्योंकि उसने इलाज नहीं कर सके, और हम्म उसमें भी जो है महज फॉरेन ऑफिस में ना छोड़ें,
और महज पॉलिटिकल लोगों पे भी मत छोड़ें, क्योंकि पॉलिटिकल लोग मुख्तलिफ जो हैं स्टेक होल्डर्स होने वो चाहिए उसमें, कि नहीं, मुख्तलिफ किस्म के, नहीं जिस तरह वो से आपका स्टेक होल्डर ताल्लुक। जी। जी दूसरी बात ये है मैडम कि जी। अब मसलन मैं चाहता हूँ, मैं को खिदमत कर सकता हूँ, आई विल बी टू हैप्पी, क्योंकि ये हम्म। लेगेसी फिर हो जाती है कि आपने खिदमत की है लोगों की, खैर उन्नास से मय्यनफे उन्नास। अब देखिए हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जब जाता है जब आप वेलफेयर के लिए काम करते हैं, बेलॉस करते हैं, और उसका इम्पैक्ट होता है, मोमेंटम का इम्पैक्ट होता है। और इसी तरह के लोगों को आगे लेकर आना चाहिए जिनका कोई जाती मुफाद उसमें नहीं हो, जिसमें कोई करेज हो, आगे जाके बोल सके, और जिनका एक्सपीरियंस हो। सर, मेरा एक और भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर होगा, और वो ये है कि आपने बोला कि वो मेंबर्स नहीं हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। क्या अभी मेंबर बन सकते हैं, या कोई ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें एप्लीकेशन हाँ दे के, जिस तरह नहीं से नहीं किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में आप जी नहीं 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 एप्लीकेशन दे के मैडम, उसमें। नहीं उसे जी। कहते हैं रेटिफिकेशन, हाँ, हाँ। रेटिफिकेशन ऑफ रोम स्टैच्यूट होना है, जो ना इंडिया ने किया ना पाकिस्तान ने किया। अच्छा, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि गलत भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं किया, क्योंकि ये ख्याल था कि बांग्लादेश वाले इसको मिसयूज करें अगर हम वहां चले तो। लेकिन अब वो तो खत्म हो गई बात, देर हो गई। इसी तरह और हमारे यहाँ भी मसीबतें हैं जो कि हमने अपने मुल्क के नेशनलिज्म को कंसोलिडेट अभी करना है। उसकी उसके बदकिस्मती से कई ऐसे लोग हैं जो कि शरारत पसंद हैं, शर पसंद हैं, वो पाकिस्तान को अंगेज रखना चाहते हैं, और उसमें जो इंडिया है उनको तकवियत देता है, उनके ख्याल रखता है। और हम हम अपने पैसे जो गरीब गुरबा पे खर्च होने हैं, वो हम खर्च कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, अपने आर्म्स के ऊपर। इसका क्या फायदा मैडम, अगर अगर हम अपने लोगों को एजुकेट नहीं कर सकते पूरी तरह, हम अपने तमद्दुन को आगे नहीं ले जा सकते। क्योंकि पाकिस्तान देखिए, जो हम हटे थे वो बेसिकली हटे थे ह्यूमन राइट इशू पे, कि हम हमें जिस तरह सलूक करते थे हिंदू, और कायदे आजम मोहम्मद अली जना जो थे, वो जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी थी ह्यूमन राइट्स की, उसके चेयरमैन थे। अब देखिए उसके बाद कौन सा जी। प्राइम मिनिस्टर हमारा चेयरमैन बना ऐसी कमेटी का, यानी फादर ऑफ द नेशन जो थे वो ही चोज टू बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, बनती थी ना हाउसेस की, ही चोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। और सारी उम्र ह्यूमन राइट्स के लिए वो लड़ते रहे, एंड पाकिस्तान जी। बेसिकली ह्यूमन राइट्स के लिए आया। अब हमारी तड़प है कि हमारे जो भाई हैं उनके ह्यूमन राइट्स कश्मीर में सेफ गार्ड हों, और इसी तरह हम पैलेस्टीन के लिए भी कहते हैं, लेकिन जी। पैलेस्टीन का एक बड़ा इशू बन गया है। अब कश्मीर को इग्नोर किया जा रहा है ना, पैलेस्टाइन को तो भी फिर भी उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। अब कश्मीरियों को ये भी सर, चाहिए कि आप क्या कोशिश करें। समझते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा जी, रेटिफिकेशन हो सकती है, रोम स्टैट्यूट में अभी भी प्रोविजन मौजूद है। आपके ख्याल के वो तो मुताबिक, आपकी ओपिनियन के मुताबिक, उसकी रेटिफिकेशन करके मेंबर्स बनना ज्यादा इफेक्टिव और इमीडिएट एक्शन रहेगा, नहीं या कि फिर नहीं सिक्योरिटी काउंसिल के साथ नहीं नहीं, लॉबिंग करनी चाहिए? नहीं वो इसलिए नहीं रहेगा कि इंडिया नहीं बनेगा ना। जब तक इंडिया भी मेंबर हम्म। ना हो आईसीसी का, तो आप केस नहीं ले जा सकते। अच्छा, अब दूसरी हम्म। बात है कि इंडिया के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें तो नजर नहीं आते। आसाम का उनका प्रॉब्लम है, सिखों का उनका प्रॉब्लम है, उनके कई बेशुमार उनके प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल मैडम। कॉन्फ्लिक्ट्स है अभी जहां पर वो मिनोरिटी को प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे, उनके कुचल रहे हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है अब जो जी। मुसलमानों को जिस तरह मारा है उन्होंने, जो जुल्म हम्म। किया है मुसलमानों के ऊपर इंडिया में, और वो रोते हम्म। हुए लोगों को हमने देखा है। और उन्होंने कहा है कि आज कायदे आजम की सारी बात सच नजर आ रही है, जी। क्योंकि ये जो टू नेशन थ्योरी है उसको वो मान गए हैं, क्योंकि वहाँ क्या, और यही कश्मीर में है। भाई कश्मीर में तो सर, क्या मुसलमान है, उनकी जो सुप्रीम मेजोरिटी है। कोर्ट है इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल, अगर उनकी कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा उनकी कोर्ट्स से, जिस तरह से हर किसी भी कंट्री में कोर्ट से जाके रेमेडीज मिलती है, अब मुसलमान जो है वो मैडम इंडिया में मिनॉरिटीज हैं, आप क्या समझते हैं कि वहां की अदालतें इंसाफ कर रही हैं मुसलमानों के साथ? नहीं कर मैडम, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे वो कुलीग हैं, और बातों में तो हम्म। इंसाफ करते हैं, अच्छे अच्छे केसेस उन्होंने किए हैं, हम्म। लेकिन यहाँ जब पॉलिटिकल केस आता है तो वो नहीं करते। अब देखिए कश्मीर के जो लॉकडाउन था, उसके हम्म। केस अभी तक उन्होंने रखा हुआ है, उसका फैसला नहीं किया। अब बताएं कि ये हम्म। कोई कोई
इमिनेंट चीज नहीं थी? क्या ये जल्दी नहीं थी हम्म बात? क्या ये पब्लिक हम्म इंटरेस्ट की बात नहीं है? तो अच्छा, और उसके बाद एक और बात है कि उनके यहाँ जो ह्यूमन राइट ये तो कमीशन है उनकी उसको चीफ जो जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको चाहिए कि वो अर्जेंट एप्लीकेशन कोर्ट्स में मूव करे। अगर उन्होंने लेकिन पेंडिंग कर मैडम, दिया है तो ये तो लॉयर्स का काम है ना सर। नहीं, लॉयर्स करते रहते हैं, जजेस जो है वो प्रेजुडिस्ड हैं। अब हम्म मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जब इकट्ठे भी थे हम, इंडिया और पाकिस्तान, तो यहाँ भी अपने हमारे एक बहुत बड़े लॉयर ने किताब लिखी है, उसमें कहा कि जब एक हिंदू जज के पास मुसलमान वकील पेश होता था तो फिर बड़ी मुश्किल से रिलीफ मिलती। तो ये एक हम्म बायस है जो कि उनके दिल में है, जिसको हटाना चाहिए हमें। अभी हम पढ़े लिखे लोग हैं, सिविलाइज्ड हैं, हम बड़े 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 फिलोसोफर्स की बात करते हैं जो कि वेस्ट से हैं। वेस्ट की जो ट्रीटी हम्म थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, उसमें उन्होंने रिलीजन को परे फेंका और फिर आगे उन्होंने हम्म प्रोग्रेस की। तो हम्म हम ये सारा कुछ, लेकिन इस तरह के मूवमेंट नहीं चलते, और उसमें फिर एक दूसरे के खिलाफ शक व शुबात हो जाते हैं, जो लोग कोशिश करते हैं कि इकट्ठे मिलें और बैठें। लेकिन तो सर जो ये जो कोर्ट्स की प्रेजुडिशन है और कोर्ट्स का इस तरह से अनफेयर ट्रीटमेंट है, ये तो इंटरनेशनल मीडिया पे जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन है, ये तो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पे हाईलाइट करने से इम्पैक्ट पड़ता है ना। आजकल तो हर चीज मीडिया के जरिए से है, सोशल मीडिया का बिल्कुल। बहुत उसमें गहरा इम्पैक्ट है। तो जितना हाईलाइट करेंगे उतनी ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन उसमें इफेक्टिव रोल अदा कर सकेंगी। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो और है सर, ग्राउंड, जो मैडम, ह्यूमन राइट्स मैडम, कमीशन का आपने ऑन जी। ग्राउंड, ऑन ग्राउंड इनको करना चाहिए। और मैं अपनी हम्म पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कहूंगा कि पुराना दकियानूसी तरीके को छोड़ें, यूज द न्यू हम्म मेथडोलॉजी, और इसको आगे, हम्म इन नॉर्म्स को एजिटेट करें और आगे जाएं। क्योंकि बाज दफा हम्म मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई वाई देयर इज इंडोलेंस। और अब ठीक है, एक I तरफ तो हम think there लड़ाई is के a लिए भी जा lack of सकते हैं। good team members and lack of good advice to the cabinet or to the prime minister. So people like you दैट actually इज राइट। should go for this kind of movement and momentum with the cooperation of government. Finally, sir, आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि एक मैं अगला इधर, लाइहा अमल जी सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऐड कर दूं, दिस इज अ राइट जी टाइम, द आयरन इज हम्म हॉट, and we have a prime हम्म minister who will be willing to do it if somehow he listens to the right kind of voices and not to just some few people around him जो intellectually destitute हैं with the law, with international law, with international politics. जी जी। तो सर इसके अलावा ये देखें कि आप चूंकि आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपका अपना लाइहा अमल है, आप इस पे ग्राउंड वर्क कर भी रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइहा अमल क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से। मैडम, कुछ दिनों बाद हम आपको ये बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह जी आज आपने इंटरव्यू मेरा लिया है, ये भी स्टेप फॉरवर्ड है। मैं आपको जी इसके ऊपर मुबारकबाद देता हूं कि ये जी, स्टेप बहुत फॉरवर्ड है। शुक्रिया आपका, आप मुबारकबाद कि आप मुस्तहिक है, क्योंकि इस तरह के जो हिडन जेम्स हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने बहुत इंटरनेशनली नेशनली एक्सपोजर है, काम है, और वो सारी चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, तो आप जैसी जो शख्सियात हैं उनको बिल्कुल आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट को भी नोटिस लेना चाहिए कि कौन सा शख्स है, कौन सी पर्सनैलिटी है जो इस काबिल है और जो अहलियत रखते हैं लोग मजबूती से इस इशू को आगे लेकर जाने की और हल कराने की, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ जाके टेबल टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं लॉजिकली। तो बिल्कुल हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म की वसातत से कि जो लोग एम्बिशियस हैं, जो लोग हार्ड वर्कर्स हैं, जो विदाउट एनी पर्सनल उनके जो एडवांटेज है उनके बगैर काम कर रहे हैं, उन लोगों को आगे लेकर आए। जो सिर्फ एक डमी किस्म के लोग हैं, एडवाइजर्स हैं, और वो एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे जब दूर होंगे तो डिफरेंट आउटकम होंगे। सेम लोगों के साथ रहेंगे तो सेम आउटकम आएंगे, लेकिन डिफरेंट लोगों के साथ जाएंगे जो कैपेबल हैं तो फिर आपको कैपेबल रिजल्ट भी नजर आएंगे। तो इस सिलसिले में सर आपसे मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम में, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को। ये ये प्रोग्राम आपने कश्मीरियों के नज़र किया है, और जी मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि हम इस इशू को अलाइव रखें, और जी जो है
वो क्रिएट करें इंटरेस्ट कि बहुत सारे लोग जो तड़प रहे हैं कश्मीरियों के लिए वो इसमें शामिल हों। यही एक है एक वे आउट। जिसे कहते हैं जहाद फी सबीलिल्लाह है, एक जी किस्म का जहाद फी जी सबीलिल्लाह। और जी ये जहाद दो किस्म के होते हैं ना, एक तो आप वैसे जहाद का, दूसरा तलवार से करें, तो ये जहाद फी सबीलिल्लाह जी। है कि इसमें शामिल हों, एजिटेट करें, इस इशू को मरने न दें। देखिए, मैं मोमेंटम यहाँ डेवलप करें। जी। आखिरी देखिए कहना चाहता हूँ कि याल्टा कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उसमें उन्होंने विजन दिया था कि मुसलमानों को कैसे तबाह किया जाए और ऑटोमन एम्पायर को हम्म किस तरह खत्म कर दिया गया था। और ऑटोमन हम्म एम्पायर एक बड़ी बड़ी ग्रेट एम्पायर थी, जिस यूरोप पे भी काबिज थी, एशिया पे भी काबिज, 3 कॉन्टिनेंट्स पे वो काबू थी। और देख लीजिएगा हम्म कि उसमें किन लोगों ने, मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया उनकी डिस्ट्रक्शन। तो ये इसको छोड़ना पड़ेगा, हमारी आंखें खुलनी चाहिए। हम्म हम्म। ये तो अल्लामा इकबाल के उस कॉल के आपने तस्दीक कर दी जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा नाम तक नहीं होगा दास्तानों में, कि बिल्कुल इकट्ठे ऐसा ही हो है। जाओ। और जी। अभी जी इकट्ठे हो जाओ, और जायज बात है। और इतने लायक हाँ लोग हैं कश्मीरी, बजाते खुद बड़े लायक लोग। हमारे जो आपके हाँ। ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो बड़े मेहनती और अच्छे लोग हैं, अपने मुल्क को हम्म रिमिटेंसेस दे रहे हैं, चला रहे हैं। तो व्हाई कांट दे हम्म। गेट इनटू दिस और उनको भी छोड़ें मोबिलाइज कि करने हमारे की, हम लोग। यूटिलाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये दे आर विलिंग, दे आर हैप्पी टू सर्व कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी कम्युनिटीज, पाकिस्तानी कम्युनिटीज, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिल्कुल पाकिस्तान का ये काम बनता है। नहीं मैडम, वो नहीं करेंगे जिस तरह आप करेंगी जिस दिल से। तो प्लेटफॉर्म, आप जैसा प्लेटफॉर्म बने, इसको आगे एजिटेट करें, हम्म। फिर इंशाल्लाह उनके कान में भी पड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया जज साहब, थैंक यू सो मच। जस्टिस अली नवाज चौहान साहब हमारे साथ थे। बहुत अच्छी उन्होंने बातें की जो कि आपको किताबों में, गूगल में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। ये वो ग्राउंड रियलिटीज हैं जो एक शख्स जिस पर्सनैलिटी के तहत एक इंटरनेशनल लेवल पे सर्व करता आया है, वही आपको ग्राउंड रियलिटी बता सकता है, और जिसमें करज होती है, जिसमें एक लीडरशिप का जज्बा होता है और दूसरों को सर्व करने का जज्बा होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और बहुत होपफुली इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत कोशिश करेंगे मेहरबानी। दोबारा हम आपसे गॉड बात ब्लेस करें। यू। गॉड बहुत ब्लेस यू। शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने प्रोग्राम देखा, आपने बात भी सुनी। उसमें जो चीज़ें सामने आई है, उसमें 3-4 प्लेटफॉर्म्स कश्मीरियों के लिए मौजूद हैं। उसमें एक इंटरनेशनल लेवल पे ट्राइब्यूनल का क्याम भी किया जा सकता है, जिसमें इंडियन ऑक्युपाइड फोर्सेस को उनके जो वॉर क्राइम के लिए पर्सनली, इंस्टीट्यूशनली उनको ट्राई किया जा सकता है, उनको सजाएं दी जा सकती है। बहुत सारी एविडेंस ऑलरेडी मौजूद है। इस दफ़ा जब से उन्होंने ये अनलॉफुल लॉकडाउन किया है, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को पसे पुष्ट किया है, जो अग्रीमेंट है उनको ब्रीच किया है, और अपने हमारे कश्मीरी हैं, कश्मीरियों पे उन्होंने जुल्म सित्म किया है, इस सिलसिले में उनके ह्यूमन राइट्स की ब्रीचेस भी की गई हैं। इन तमाम के बहुत सारे शवाहद मौजूद हैं, और इस दफ़ा जिस तरह से जस्टिस साहब ने कहा, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट मोमेंट, वी नीड राइट पीपल टू मूव फॉरवर्ड। और यही वो टाइम है जिससे हम जो इंडियन ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं और जो मोदी सरकार है, उनको कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, और उनके जो उन्होंने जुराइम किए हैं, जिस तरह से कश्मीरियों को मारा है, उनकी औरतों के साथ बुरा सलूक किया है, उनको दुनिया से कता तलकी करके रख दी गई है, उसकी सजा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। और उसके लिए राइट टीम की ज़रूरत है, राइट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और बहुत सारे जो ऐसे ग्रुप्स हैं वो मोमेंटम के ज़रिए बहुत जल्द सिक्योरिटी काउंसिल का भी रुख करेंगे, जिसके तहत कश्मीरियों को राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जा सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, और हमेशा आप दूसरों के लिए अच्छा काम करते रहें। आपसे बहुत जल्दी किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। शाजिया अंजम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।